हेलो बच्चों। आई होप आप सबकी अच्छी तैयारी चल रही होंगी और आप हमारी रिवीजन सीरीज से जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स बच्चों बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, आप सभी जानते हैं, और अच्छे से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के बच्चों हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा चैप्टर रिवाइज जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ये चैप्टर आपके एग्जाम में 3 नंबर तक की वेटेज रख सकता है, लेकिन बहुत इजी और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। एक बार फटाफट इसको देखते हैं कि क्या है। तो बच्चों देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में जो सबसे पहला पॉइंट है वो होता है क्लासिफिकेशन का, कि भाई क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और हमें उन्हें अलग अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेट से जेंडर। तो हमने क्या करा, क्लासीफाई कर दिया कि बॉयज़ अलग हो गए और गर्ल्स अलग हो गए। तो इसी तरह जो हमारे पास डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स का, हमें उसमें किसी पर्टिकुलर करैक्टर के हिसाब से उसे अलग अलग करना पड़ जाता है, जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब यही कहानी इस चैप्टर के अंदर हमें समझाई गई है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशन के देखो ऑब्जेक्टिव ये हैं, नंबर 1 जो आपको लिखवाया था कि ये डेटा को, फैक्ट को प्रेजेंट कर देता है बहुत ही सिंपल फॉर्म में। दूसरा, इससे हम आराम से डेटाज में जो भी सिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स हैं या डिससिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर पाते हैं। तीसरा, इससे कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है। चौथा, इससे हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पांचवा, इससे एक मेंटल पिक्चर प्रेजेंट हो जाती है, आपके माइंड में एक पिक्चर बननी शुरू हो जाती है। और छठा, टैबुलेशन करने के लिए, मतलब टेबल बनाने के लिए हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पहला, कि क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी अनएम्बिग्यूअस, यानी कि एम्बिग्यूटी किसे कहते हैं। एम्बिग्यूटी का यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई जिसमें कोई रूम फॉर डाउट ना हो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि कॉफ़ी कुछ बच्चे पीते हैं, अब ये कोई डेटा तो नहीं है, ये तो एक एम्बिगुअस बात हो गई, मतलब कि इसमें तो डाउटफुल बात हो गई कि कुछ का मतलब क्या, 2 बच्चे कि 200 बच्चे। तो डेटा जो है वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं डेटा की, वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, मतलब कि देयर शुड बी नो डाउट फॉर एम्बिग्विटी। दूसरा, क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप। अब क्लासेस ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। मान लो मैंने बोल दिया कि जिन बच्चों का बर्थडे 1 से लेकर 20 तारीख तक है वो इधर खड़े हो जाओ, और जिन बच्चों का बर्थडे 15 तारीख से 31 तारीख तक है वो उधर खड़े हो जाओ। अब मान लो जिसका बर्थडे 17 तारीख को है वो कहे सर मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, तो क्लासेस ओवरलैपिंग अगर हो गई तो गड़बड़ हो गई। तो क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप। तीसरा, क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल। तो देखो, स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है डेटा के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर। अब मान लो अलग अलग बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम्स हुए और हम मार्क्स कुछ इस तरह से अलॉट कर रहे हैं, किसी के 38 में से 22, किसी के 81 में से 44, किसी के 90 में से 72। तो स्टेबिलिटी नहीं है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए हम चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे, तो हर बार हम मार्क्स इसीलिए 100 में से अलॉट कर रहे हैं कि 100 में से 61, 100 में से 41, 100 में से 11, वॉटएवर। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन स्टेबिलिटी के साथ। इसी तरह अगला, क्लासिफिकेशन शुड हैव अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो वो तो हम मानते ही हैं कि होनी ही चाहिए कि भाई मान लो अगर 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं और हमने लिख दिया टोटल है 10, तो फिर इसका मतलब कि ये तो अर्थमेटिकली एक्यूरेट नहीं है। तो क्लासिफिकेशन अर्थमेटिकली क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है, या हमें पता होना चाहिए मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन बन जाता है। तो 4 मेन मेथड हम कहते हैं क्लासिफिकेशन के डेटा की। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जिसको स्पेशियल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो हम समझते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम टाइम पीरियड के हिसाब से, समय के अनुसार डेटा को क्लासिफाई करते हैं। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है जब हम ज्योग्राफी, एरिया के आधार पर डेटा को क्लासिफाई करते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है, वो हम आगे भी डिटेल में समझते हैं। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेचर बताता है,
ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव नेचर बताते हैं, उन्हें इसीलिए एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर कर सकते हैं, आपकी हाइट, आपका वेट, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे। तो पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे एक टेबल का, तो वहाँ पर हमने एरिया के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रखा है, तो वो कैसा क्लासिफिकेशन है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। दूसरी टेबल में आप देखोगे हमने मेल फीमेल यानी कि एक एट्रीब्यूट के आधार पर डेटा को क्लासिफाई कर रखा है, तो ये कैसा क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव जेंडर है ना। चौथा वेजेस के आधार पर देखो हमने डेटा को क्लासिफाई कर रखा है। अब वेजेस को हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गई वो। और इसी तरह देखो ईयर वाइज मार्क्स आपके, तो ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि ये हम समय के आधार पर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं वही क्वांटिटेटिव वाले कैरेक्टरिस्टिक पर, इसको वेरिएबल कहा जाता है, या वेरिएबल एक टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। तो वेरिएबल का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू वेरी कर जाए, चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस जिसे डिस्क्रीट कहा जाता है, और एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। दोनों में क्या फ़र्क है, जब किसी भी चीज़ को आप काउंट कर सकते हो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, लेकिन जिसको आप मेजर करते हो वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है। दोनों में फ़र्क है। अब आपसे पूछा जाए कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे सर हमारे 2 बच्चे हैं, या आप कहोगे हमारे 3 बच्चे हैं, तो ये काउंटेबल चीज़ है, तो ये है डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप उसको मेजर करोगे, नापोगे, आप कहोगे सर मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच। तो जब आप मेजर कर रहे हो कोई भी चीज़, तो वो है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो यही फ़र्क होता है। तो दो तरह के वेरिएबल हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। बाकी रटने के लिए ऐसे भी रट सकते हो। सॉरी, काउंटेबल जो होते हैं डिस्क्रीट वाले, वो डेसिमल में नहीं होते, वो एब्सोल्यूट फिगर्स हैं 2, 3, 4, 5, 9। लेकिन जो मेजरेबल वेरिएबल्स हैं, यानी कि जिनको आप कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो इसीलिए वो डेसिमल में भी हो सकते हैं। फिर होते हैं देखो स्टैटिस्टिकल सीरीज़, यानी कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कैसे बनती है, जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं डेटा के अंदर चीज़ें, तो हम उस सीरीज़ को 2 तरह से बना सकते हैं। एक को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर, और दूसरे को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो खैर, जो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर है, वो हमें पहले भी जो देखी थी वही है, उन्हें अलग से डिटेल में नहीं पढ़ना होता, जैसे टाइम सीरीज़, स्पेशल सीरीज़, कंडीशन सीरीज़। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है, वो हम आगे भी पूरे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, जो हमें डिटेल में पढ़ना होता है। तो इसीलिए हमारे लिए मेन 3 तरह की सीरीज़ हो गई, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, जो हम आगे भी समझ जाते हैं। बाकी उदाहरण के तौर पर अगर आपको दोबारा से दिखाऊं, तो यहाँ पर समय के आधार पर एग्जाम्पल 1 में हमने डेटा प्रेजेंट कर रखा है, वो टाइम सीरीज़ है। दूसरे में हमने जगह के आधार पर डेटा प्रेजेंट कर रखा है, इंडिया और यूएसए, तो वो एक जोग्राफिकल सीरीज़ है, यानी स्पेशल सीरीज़ है। तीसरे में हमने कुछ कंडीशन लगा रखी है कि जिनकी इनकम यहाँ से यहाँ तक वो कितने लोग, फिर जिनकी इनकम यहाँ से यहाँ तक वो कितने लोग, तो वो एक कंडीशन सीरीज़ का एग्जाम्पल हो गया। बाकी अगर हम कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर बात करें, तो इंडिविजुअल सीरीज़ आपको पता ही है, इंडिविजुअल सीरीज़ होती है जिसमें सिंपली हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो दिए होते हैं। तो इस तरह के टेबल को हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ का एग्जाम्पल हो गया। डिस्क्रीट सीरीज़ होती है जिसमें हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, तो ये है ऑब्जर्वेशन और वो है नंबर ऑफ फैमिलीज़, यानी कि फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए इस तरह का आपका एक छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये आई होप सबको आता होगा, लेकिन फिर भी देख लो। आपको ऑब्जर्वेशंस देगा, तो आप उन ऑब्जर्वेशंस को सबसे पहले लेफ्ट में लिख लोगे, टैली मार्क्स का कॉलम बनाओगे। टैली मार्क्स का मतलब है कि वो कितनी बार रिपीट हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5 पे कांटा लगा देते हैं, तो वो इस तरह से प्रेजेंट हो जाता है। और लास्ट में लिख देते हैं फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी फ्रीक्वेंसी, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और टोटल आ जाता है। तीसरी होती है बच्चों हमारी आखिरी प्रकार की कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, जो हम सबको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के अंदर इंक्लूसिव सीरीज़, एक्सक्लूसिव सीरीज़, मिड वैल्यू सीरीज़, ओपन एंडेड सीरीज़ और क्यूमुलेटिव सीरीज़, मतलब
अलग अलग प्रकार की होती हैं और क्वेश्चन में कोई सी भी आपसे कुछ भी पूछ लेता है। तो एक बार फटाफट देखते हैं कि कौन सी होती है। इंक्लूसिव सीरीज होती है बच्चों जिसमें हम अपर क्लास लिमिट इंक्लूड करते हैं। वो दिखने में कुछ ऐसी होंगी जो ऊपर एग्जाम्पल 1 है 5 to 9, फिर उसके बाद 10 to 14, उसके बाद 15 to 19, इस तरह से एंड सो ऑन। तो इसमें हमारी जो भी अपर वैल्यूज़ हैं 9 वो फर्स्ट वाले में क्लास लिमिट में इंक्लूडेड ही हो जाएगी, या 14 वो 10 to 14 वाले में ही आ जाएगा, या 19 वो 15 to 19 वाले में ही आ जाएगा। तो इन्हें इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपको ज़्यादातर इस तरह से क्लास इंटरवल देखते हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली सीरीज होती है क्योंकि इसमें जो अपर वैल्यू है वो आपकी अगली क्लास में इंक्लूड होती है, ऊपर वाली क्लास में यानी कि हायर अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूड की जाती है। तो अगर हम 10 की बात करेंगे तो वो पहले क्लास इंटरवल में नहीं आएगा, वो अगले में आएगा। 15 की बात करेंगे तो वो 10 to 15 में नहीं आएगा, वो 15 to 20 में आएगा, इस तरह से। तो ये होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू या मिड पॉइंट सीरीज आई होप सबको पता हो। इसमें हम अपने क्लास इंटरवल का बिल्कुल बीच का पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर हमारा क्लास इंटरवल है 5 to 10, तो 5 to 10 का मिड पॉइंट आ गया 7.5, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फिर होते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज मतलब जिसमें कुछ इस तरह से आपको लास्ट में छोड़ देते हैं अबव 30। अब उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, अबव 30 100 भी है, 500 भी है, 1 करोड़ भी है, सब कुछ है, तो वो एक ओपन एंड सीरीज हो जाती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सबको याद रखनी है और सभी से मेरी गुजारिश है कि इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना, इसी के क्वेश्चन करना, वो है क्यूमुलेटिव सीरीज। क्योंकि इसमें हमारे पास जो क्लास इंटरवल होते हैं उस क्लास इंटरवल और उस फ्रीक्वेंसी से हम दो तरह की क्यूमुलेटिव सीरीज बना सकते हैं। एक को बोलते हैं लेस देन, एक को बोलते हैं मोर देन। जब हम लेस देन सीरीज बनाते हैं तो ध्यान रखना हम अपर क्लास लिमिट्स का यूज़ करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग होगी लेस देन 10, फिर लेस देन 20, फिर लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, जैसा आप देख रहे हो। और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहते हैं। तो 4, फिर 4 + 8 12, 12 + 15 27, 27 + 20 47, 47 + 13 60। लेकिन जब हम मोर देन सीरीज बनाते हैं ग्रीन कलर वाली, तो हम लोअर लिमिट्स को लेते हैं। ये वाली ग्रीन गोला बना रखा है, लोअर लिमिट्स। तो सबसे पहले बनेगा मोर देन 0, फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। और इसमें जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो टोटल है यानी 60, और उसमें से माइनस करते रहते हैं फ्रीक्वेंसीज को, ऐड नहीं करते, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 60 - 4 56, 56 - 8 48, 48 - 15 33, 33 - 20 13। तो ये होते हैं लेस देन और मोर देन सीरीज को बनाने के तरीके। तो हमने बच्चों इसी के क्वेश्चंस करवाए थे आपको, आप उनसे भी रेफर कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ये पूरा चैप्टर था आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई इसमें क्या है, सीरीज बनानी है बस, और उसी पर बेस्ड आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है।